अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। जो सूरत हाल इस वक्त इमर्ज कर रही है वो एक तशवीशनाक और एक एमरजेंसी जैसी सूरत हाल है। पाकिस्तान के गली गली करिए करिए से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, महंगाई की दुहाइयाँ हैं, लोग बिजली के बिल जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं, बिजली की तकसीम कार कंपनियों के अमलों पर हमले हो रहे हैं और लोग बाहर निकल रहे हैं। तो इस वक्त उनकी हाथ में किसी पार्टी का कोई झंडा नहीं है। ये वो लोग हैं जो बग़ैर किसी पार्टी की गाइडलाइंस के, किसी लीडरशिप के बगैर बाहर निकल रहे हैं और सिर्फ ये सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं कि उनको रिलीफ दिया जाए। आज ये जो सूरत हाल हमारे सामने है, निगरान हुकूमत को आए हुए तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं। ये उन पॉलिसीज़ का तसलसल है जो पीडीएम की हुकूमत रही 16 महीने तक, या उससे पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही। दोनों का अगर मवाजना किया जाए तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिस दिन ख़त्म होती है उसके बाद एक इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट हमारे सामने आती है और वो ये बताती है कि उस वक्त के आदादो शुमार, उस वक्त के नंबर्स, पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो तकरीबन 6% पर है। पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनकी हालत उतनी बुरी नहीं जो 16 महीने में हुई। पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड हाई थी। पाकिस्तान में जो ज़राअत हुई थी वो रिकॉर्ड हाई थी। तो पाकिस्तान में 12% महंगाई उस वक्त थी, लेकिन फिर भी वो हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत, एक गैर मकबूल हुकूमत थी। लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। पीडीएम की हुकूमत ने जब अपना वक्त ख़त्म किया तो 30% के आसपास ये महंगाई की शरह को छोड़ के गए। शरह सूद ऑल टाइम हाई, डॉलर की उड़ान ऑल टाइम हाई, बिजली की कीमतें सबसे ज़्यादा, एक बदतरीन किस्म की माशी सूरत हाल इस वक्त आवाम फेस कर रहे हैं। हम इस पर भी बात करते हैं और बात करेंगे इलेक्शन के मामला पर कि इलेक्शन कब होने चाहिए, कैसे होंगे। नून लीग का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इलेक्शन अब 6 महीने या 7 महीने के बाद शायद मुमकिन हो सकेंगे। पीपल्स पार्टी कह रही है कि उसे यकीन दहानी कराई गई थी कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे। ये एक नया तनाज़ा है। इलेक्शन की तारीख कौन देगा? सदर देंगे या इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा? देगा तो कब देगा? इलेक्शन कब होंगे? इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको अवाम की दुहाइयाँ सुनाता हूँ। पूरे पाकिस्तान से अवाम क्या कह रही हैं। सबसे बड़ा मसला इस वक्त अवाम का यही है। आइनी, कानूनी, इलेक्शन, सारे मामला पे तो बात करेंगे। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अहम रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। सर बाकी तमाम मामला तो अपनी जगह, ये इस वक्त जो आवाम की दुहाइयाँ हैं इसकी जिम्मेदारी आप पर आयद की जा रही है। इस वक्त जितने भी माशी तज्ज़ियाकार हैं, अवाम हैं, सब यही कह के जा रहे हैं कि यही कह रहे हैं कि काकड़ साहब की हुकूमत तो अभी आई है। आप इमरान खान की हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने IMF से मुआहदा किया, मुआहदा करने के बाद तोड़ दिया। तो सर हमारे यहाँ तो 22-23 मुआहदे हुए, सारे तो मुकम्मल नहीं हुए, आप बीच में छूटते रहे। तो ये सारा सिलसिला रहा। लेकिन आपकी हुकूमत आई तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक मुआहदा भी किया, फिर उसके बाद इसाक डार साहब आए तो इसाक डार साहब ने नहीं किया मुआहदा। वो IMF को आंखें दिखाते रहे, धमकियां लगाते रहे, कहते रहे मुझे कोई परवाह नहीं है इनकी, ये मुआहदा करते हैं ना करें। उन्होंने वक्त ज़ाया किया, फिर आखिर में एक ऐसा मुआहदा हमें IMF से मिला जिस पर ज़ीरो निगोसिएशन थी और जो ड्राफ्ट हमें दिया गया IMF से वो हमें मंजूर करना पड़ा, जिसे स्टैंड बाय अरेंजमेंट कह रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि आज बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, सर्कुलर डेट पर अभी भी निगरान हुकूमत से जो IMF ने मुतालबा किया है वो यही किया है कि इस पर आपको हम रत्ती बराबर रियायत नहीं देंगे। सर आवाम का तो जान निकल गई है, चीखें निकल रही हैं आवाम की। मसूद रजा साहब, आप एक पढ़े लिखे एंकर हैं और एंकर्स का बड़ा अहम फरीजा होता है कि वो पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन करते हैं अपने इंट्रोज के साथ। तो मुझे सबसे पहले तो आपसे ये एक फीडबैक देना है कि आपका जो इंट्रो है वो कतन ऑब्जेक्टिव नहीं है। मुझे तो यूं लग रहा है कि मैं किसी PTI के प्रोग्राम में एक चार्जशीट फेस कर रहा हूँ। हकीकत ये है कि अगर आप 2018 में जाते, जब हमने हुकूमत PTI के सुपुर्द की, आज जो पाकिस्तान के अवाम दुहाइयाँ दे रहे हैं जिसमें हम सब शामिल हैं, इसकी बुनियाद उस 2018 की साजिश में दुआएं दें जनरल बाजवा को, दुआएं दें जनरल फैज हमीद को, दुआएं दें जनरल जस्टिस साकिब निसार को, दुआएं दें जस्टिस आसिफ खोसा को, कि आज हर शख्स को मालूम हो गया है कि एक साजिश करके उस वक्त नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया और मुल्क के अंदर एक अनाड़ी को हुकूमत में बैठा के उसके हाथों CPAC को तबाह कराया गया
उसके हाथों तमाम इकोनॉमिक पॉलिसीज की कंटिन्यूटी को तबाह किया गया। और आपने अभी फरमाया कि जी पीटीआई ने जब हुकूमत छोड़ी तो 6% के ऊपर ग्रोथ हो रही थी। दिस इज अ वेरी मिसलीडिंग स्टेटमेंट। अच्छा आपका ये भी फर्ज था कि आप लोगों को बताते कि ये 6% करने के लिए शौकत तरीन साहब ने तकरीबन 82 अरब डॉलर की इंपोर्ट खोल दी, जिससे पाकिस्तान की सर, मिफ्ता तारीख का इस्माइल साहब को सबसे बताना बड़ा चाहिए था ना जब उन्होंने ये नंबर्स हमसे शेयर किए थे। हम तो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जो आपने आपकी हुकूमत ने जारी की, उसमें तो यही नंबर है। सॉरी आई कैनॉट देन इफ आई कैनॉट आंसर, मुझे आपके प्रोग्राम में बैठने का हक नहीं है। नहीं अगर सर, मैं तो आपने एक सिर्फ करेक्ट कर रहा हूं। चार्जशीट आपने मुझसे कहा कि मुझे करेक्ट करना चाहिए तो मैंने उसको करेक्ट किया है कि वो नंबर मैंने किया है। देखें, जो आपने बताया ये मेरा नंबर तो नहीं है। कैसे है वो, हमने बताया कैसे है वो 6% ग्रोथ रेट कैसे प्रोड्यूस हुई। वो 6% प्रोड्यूस हुई कंज्यूमरिज्म से कि जब 82 अरब डॉलर की इंपोर्ट खोली गई और 50 अरब डॉलर का उसके नतीजे में तजारती खसारा हुआ, उसने पाकिस्तान के तमाम ज़र मुबादला के ज़खायर को निगल लिया। और जब हमारी हुकूमत आई अप्रैल 2022 में, तो मोहतरम मसूद रजा साहब, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये सूरत हाल दरपेश थी कि जो डेवलपमेंट बजट है, चूंकि इसका ताल्लुक मेरी वजारत से था, मैं आपको बता सकता हूं कि 1 अप्रैल को हमारी हुकूमत आने से 12 दिन पहले वजारत खजाना ने ऐलान कर दिया था कि हम आखिरी सेमाई के लिए बजट की किस्त जारी नहीं कर सकते चूंकि खजाना खाली है। सो पाकिस्तान को वर्चुअली उसके खजाने को खाली करके पीटीआई गवर्नमेंट गई थी, जिसके नतीजे में हम डेवलपमेंट बजट की आखिरी सेमाई या क्वार्टर की किस्त अदा या वसूल नहीं कर पाए और जीरो रिलीज थी। ये हालात थे पाकिस्तान के। फिर आपने कहा कि जी हमने कोई आईएमएफ से मुआहदा किया। स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो या मिफ्ता साहब ने जो कुछ किया, ये वही आईएमएफ का मुआहदा है जिस पर इमरान खान साहब की हुकूमत ने दस्तखत किए थे। और हम उस वक्त ऑपोजिशन में चीख चीख कर कह रहे थे कि आप सरेंडर कर रहे हैं पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी को, और ऐसा महंगाई का पाकिस्तान में सुनामी आएगा जिसका लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकेंगे। आज ये उसी आईएमएफ एग्रीमेंट की निशानी है कि जिसका हम नतीजा भुगत रहे हैं इस बदतरीन महंगाई की सूरत में। चूंकि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से अगर हमने बचाना था तो हमें आईएमएफ की मजबूरी थी कि उसके फाइनेंसिंग मैं सवाल कर सकता हूं आपसे? और वो जब फाइनेंसिंग के लिए जाते थे वो कहते थे जनाब ये मुआहदा हुआ है जो आपकी हुकूमत करके गई है, या इसको ले लो या फिर चले जाओ। तो हमारे पास वॉकआउट करने की ऑप्शन ही नहीं थी। तो आज जो महंगाई का हमें सामना करना पड़ रहा है, जो सब्सिडीज खत्म करनी पड़ी हैं, जो मार्केट बेस्ड सारे मैकेनिज्म आए हैं, हमारा जो डार साहब को आप इल्जाम दे रहे हैं, डार साहब का ये गुनाह था कि उन्होंने आईएमएफ को ये कहने की कोशिश की कि देखिए हमें इतना बड़ा सैलाब की तबाही हुई है, हमें पिछले साल 30 अरब डॉलर की हिट पड़ी है, तो आप हमें थोड़ी शराइत में ठीक सर, मैं अब एक सवाल इसमें मुझे काउंटर कर लेने दीजिए। इसाक डार साहब ने आकर 9 महीने तक मुआहिदा नहीं किया। वो ये कहते रहे कि इनकी शराइत को मैं नर्म करवाऊंगा वरना नहीं करूंगा, वरना मेरे पास प्लान बी मौजूद है। ना प्लान बी था ना प्लान सी था, कोई प्लान मौजूद नहीं था। इसका नुकसान क्या पाकिस्तान को नहीं हुआ? आपने सैलाब की बात की, आपने जेनेवा में कॉन्फ्रेंस की, सर पैसे नहीं ला पाए उसके लिए, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कॉन्फ्रेंस सही होगी। यहाँ नाकामी, यहाँ पर आईएमएफ के मामले पर नाकामी, क्या सर इसका कोई असर नहीं है? और जो आप बात कह रहे हैं खजाना खाली, सर मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी हुकूमत है जो गई हो और आने वाली हुकूमत ने कहा हो कि जाने वाली हुकूमत हमारा खजाना भरा हुआ छोड़ के गई थी। हर हुकूमत इसी तरह से करती है, लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो एंड रिजल्ट तो ये है कि आज आपके ये लिया के डीपीओ साहब हैं, वो 15 के जरिए ऐलान करवा रहे हैं कि लोग खुदकुशी ना करें, 15 पर फोन करें। सर ऐसी सिचुएशन है इस वक्त मुल्क में। एक पॉलिटिशियन की तरह से मुझसे बात करनी है, मैं उसके लिए तैयार हूं। अगर आपने एक एंकर की तरह बात करनी है तो आप मुझसे बात कीजिए, बट आई एम सॉरी आई कैन नॉट स्पीक विद अ पॉलिटिकल एंकर। सर मैं तो सवाल कर रहा हूं और तो मैंने कोई आप देने नहीं दे रहे, आप उल्टे अपनी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बार-बार दिए जा रहे हैं। सर मेरे पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक सर? मैं तो एक सिंपल सवाल कर रहा हूं और ये सवाल इस वक्त आप दे रहे हो। आप मुझे आपने जहां मुझ पे चार्जशीट की,
आप में मेरे भाई हौसला होना चाहिए कि उसका जवाब सुने और मुझे मौका दें। लेकिन अगर आप मुझे सिर्फ चार्जशीट करने का हक रखते हैं और मुझे जवाब देने का हक नहीं है, एहसान इकबाल तो साहब, फिर मेरा गुज़िश्ता 8 मिनट सिर्फ आपने गुफ्तगू की है, मैंने सिर्फ सुना है। आपने जो आप हमारे आगे भी खिलाफ बात कीजिए सर, क्रिटिसिज्म की आप ही के लिए प्रोग्राम है, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। स्क्रीन है, मेरा ख्याल है कि आई डोंट नीड टू आर्गू विथ यू, बिकॉज आपका हक है कि आप यहाँ पे चार्जशीट करें और किसी को जवाब ना दें। सर जवाब दीजिए सर प्लीज। एहसान इकबाल साहब, एहसान इकबाल साहब उठ चुके हैं, प्रोग्राम में अब मौजूद नहीं हैं। सिंपल से सवाल, अवामी सवाल, उनकी कारकर्दगी के हवाले से सवाल, कोई सवाल इसमें नहीं था कि नवाज शरीफ साहब कब आएंगे, कब नहीं आएंगे, आपने सीईसी में जो फैसला किया उसके क्या असरात होंगे, आपके जो पॉलिटिकल सवालात थे, जो 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 आपका कंडक्ट रहा, आपने जो पंजाब और केपी के इलेक्शन को डिले करवाया, कोई ऐसा सवाल मौजूद नहीं। सिर्फ उनकी कारकर्दगी के हवाले से सवाल मौजूद था, सवाल किया गया, भरपूर उनको मौका मिला, भरपूर उन्होंने जवाब दिया, कई मिनट तक वो बोले। उसके बाद फिर हमने उनसे सवाल किया, लेकिन उनको ये लगता है कि ये सवालात अगर किए जाते हैं तो ये कोई सियासी एजेंडा है। हमारा काम है अवामी सवालात अवाम के नुमाइंदों से पूछना, हमने वही कोशिश की, लेकिन एहसान इकबाल साहब ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और वो उठ के जा चुके हैं। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले एहसान इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। मेरे इंट्रो के बाद उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि कोई सियासी जमात का बयानिया है। वही सवालात थे जो आपके जहनों में हैं। बिजली के बिल आप जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं, बिजली की तकसीम कार कंपनियों के जो अहलकार हैं उन पर आवाम इस वक्त अपना गुस्सा उतार रहे हैं, इस वक्त महंगाई की दुहाई दे रहे हैं। यही बातें सुनाई गई और ये पूछा गया था कि ये सब कुछ जो सूरत हाल है ये आपकी हुकूमत के बाद की सूरत हाल है, आपकी पॉलिसियों का तसलसल है, और तो इसमें कुछ नहीं था। अगर ये सवाल इनकी जगह पीटीआई की हुकूमत होती तो उससे भी होता, पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती उससे भी होता, जो हुकूमत जाती उससे ये सवाल होता। लेकिन उनको ऐसा लगा, उनको ये लगा कि उनको बात करने का मौका नहीं दिया गया। अगर आप इस प्रोग्राम को जब दोबारा से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक सवाल के बाद काफ़ी लंबा अरसा यानी कई मिनट, तकरीबन 5 से 8 मिनट अनइंटरप्टेड गुफ्तगू हुई। एक और सवाल हुआ। बहरहाल उनको ऐसा लगता था कि ये सवालात जो हैं किसी सियासी जमात की तरफ से या उस, हालांकि बिल्कुल अवामी नौइयत के सवालात थे। सवालात तो बहुत सारे करने थे, इलेक्शन के हवाले से करने थे, इलेक्शन कब होंगे, कौन उसकी तारीख देखा, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। मगर एहसान इकबाल साहब बड़े तहम्मुल वाले, पढ़े लिखे, सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन ये जो कारकर्दगी रही है हुकूमत की, इसको डिफेंड करना शायद इस वक्त सबके लिए बहुत मुश्किल है। वो तमाम लोग जो पीडीएम का हिस्सा रहे, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए मुमकिन नहीं है। डॉलर की जो इस वक्त उड़ान है, बिजली की जो सूरत हाल है, गैस की जो सूरत हाल है, अशिया खुर्दोनोश की सूरत हाल है, लोगों की आमदनियाँ जिस तरह कम हुई हैं, जो टैक्स लगे हैं, जो इस वक्त शरह सूद है, जो कारोबार की सूरत हाल है, डिफेंड करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बहरहाल एहसान इकबाल साहब को फिर भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं चाहूँगा कि वो उसको दिल पे ना लें। ये वही सवालात हैं जो हर आवाम के, हर शख्स के जहन में मौजूद हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सदर सुप्रीम कोर्ट बार, और आइनी और कानूनी मामलात हमारे सामने इस वक्त इतने गुंजलक हुए हैं कि समझ में नहीं आता कि रास्ता निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा और कब निकलेगा और कैसे निकलेगा। सबसे पहला मामला इलेक्शन के हवाले से ही है। जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, क्या लग रहा है आपको, इलेक्शन की तारीख का जो मामला है, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में ही जाकर तय होना है, और ये किसने तय कर या कोई अभी गुंजाइश मौजूद है कि सदर जो हैं उनको अगर एडवाइस आ जाती है, जो भी एडवाइस आती है वजारत कानून की तरफ से, तो सदर उस पर फैसला कर लेंगे, या आपको लगता है कि कोई भी एडवाइस आए जाना पड़ेगा फिर सुप्रीम कोर्ट में ही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मसूद। देखिए, सदर साहब को जब उन्होंने असेंबली तहलील की थी और समरी पे साइन किया था, उनको दो चीज़ें करनी थी। उनको तारीख़ देनी थी इलेक्शन की 90 दिन, नॉट लेटर देन 90 डेज़, और उनको केयर टेकर कैबिनेट बनानी थी। केयर टेकर कैबिनेट कर दिया, तारीख़ उनको देनी थी। 23 को उन्होंने ख़त लिखा
इलेक्शन कमिश्नर का फिर आपने देखा किस तजलील वाला उनका जवाब आया है कि स्कैंट कॉन्सिक्वेंसेस हम नहीं मिलना चाहते चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का। उन्होंने सदर मुमलिकत से मिलना मुनासिब नहीं समझा, नेचुरली उनके ओहदे के सब खिलाफ होगा, ये उनसे पूछा जाए। मैं तो कहता हूँ आर्टिकल 209 लगना चाहिए, उन पर पहले ही लग जाना चाहिए था जब उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं करवाए। लेकिन चलें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने गए, कानून आइन को तोड़ दिया गया उस वक्त। लेकिन पॉइंट इज़ दैट सदर साहब को बजाय लॉ मिनिस्ट्री से क्या एडवाइस आएगी? लॉ मिनिस्ट्री से एडवाइस तो वही आएगी जो केयर टेकर सेटअप चाहते हैं, उन्हीं के अंडर वो लॉ मिनिस्ट्री काम कर रही है। तो बेहतर यही है सदर साहब खुद तारीख दे दें और 90 डेज के अंदर दें। ठीक, यही तो आर्टिकल 224 के मैंडेट है। बिल्कुल ठीक है। और ये जो अब हम देख रहे हैं 48(5) हम ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं नून लीग की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है क्योंकि फैसला मुश्तरका मफादात कौंसिल में हो चुका है, तो मुश्तरका मफादात क्योंकि का जो इदारा है वो एक आइनी इदारा है, तो उस आइनी इदारे का फैसला उस पर अमल करना वो आइन की जिम्मेदारी है। लेकिन वो ये बात क्यों फरामोश कर रहे हैं कि आइन का एक ऑर्डर है कि 90 दिन में इलेक्शन होने। देखिए मैं आपसे कहूँ कि बेशक वो आइनी इदारा ज़रूर है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो आइनी इदारा था ये अपना लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड ही नहीं था। यही बात हमने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट बार ने कि जी 2 केयर टेकर चीफ मिनिस्टर उसमें बैठ कैसे सकते थे, यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा रिप्रेजेंटेड ही नहीं थे, तो ये CCI की मीटिंग हो ही नहीं सकती थी। और दूसरी बात, अगर CCI की मीटिंग आप देखिए और आप चाह रहा हूं कि अभी इस पे अगर रुक जाते हैं, बिल्कुल आपकी पटिशन है, तहलील होने से पहले चंद दिन पहले उसकी मीटिंग होती है और उसको नोटिफाई कर दिया जाता है। आपकी पटिशन है कि में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन होंगे, ये एक्ट के अंदर लिखा हुआ है और एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है। एक्ट जो मातहत है कॉन्स्टिट्यूशन के। जी ज़ुबैर साहब, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ठीक है आपकी पटिशन तो है, लेकिन अगर फर्ज करें कि ये फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक होती, आपके हिसाब से दुरुस्त नहीं है, आपके हिसाब से भी दुरुस्त होती, तो उसके बावजूद भी एक आईनी इदारा है जिसने फैसला किया है दुरुस्त, लेकिन आइन का एक ऑर्डर भी है कि 90 दिन में इलेक्शन होने। प्रिवेल क्या करता है, वो ऑर्डर जो आइन में लिखा हुआ है या एक आईनी इदारा जिसमें बहुत सारे लोगों ने बैठकर एक मुत्तफिका फैसला किया है? पहली बात है, मैं कहता हूँ मुत्तफिका फैसला नहीं था, क्योंकि देखिए वहाँ मेजॉरिटी से फैसला होता है, ये आर्टिकल 154 में प्रोवाइडेड है। लेकिन मेरा कहना यह है कि 2 प्रोविंसेस रिप्रेजेंटेड ही नहीं थे। केयर टेकर वो जो हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वो इलीगल हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ वो केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है, आइन के खिलाफ चल रही। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, आइन तोड़ दिया गया, इलेक्शन कमीशन ने तोड़ा और लोगों ने तोड़ा। इसकी वजह से वो आइन जो भी उन्होंने फैसला किया, मैं समझता हूँ फैसला ही नहीं है। अब उन्होंने फैसला कर दिया जो आप देख रहे हैं, जो कह रहा हूँ इलीगल फैसला, चलें उस पर उन्होंने वो नोटिफाई भी कर दिया सेंसस। लेकिन इशू जो आता है कि एक आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने, 224 आर्टिकल 224 में सदर बाउंड हैं अंडर आर्टिकल 48(5) नॉट लेटर देन 90 डेज के तारीख देने में, क्योंकि यहाँ उन्होंने तहलील की थी असेंबली 48 घंटे में नहीं हुई थी। उसके बाद सेक्शन 57 में लगता फिर इलेक्शन कमीशन डेट देने के मजाज होता, जो अमेंडमेंट कर दी उन्होंने इलेक्शन एक्ट के अंदर। लेकिन यहाँ देखिए जो आइन इस तरह तोड़ दिया गया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आइन के अंदर कोई प्रोविज़न नहीं है कि डीलिमिटेशन की वजह से इलेक्शन को आप में ताख़ीर कर सकते हैं। डीलिमिटेशन का जिक्र खैर ही नहीं है आइन के अंदर, और अगर उस पर सिर्फ सेक्शन 72 कहता है कि अगर जब नोटिफाई हो जाएगा तो उनको डीलिमिटेशन करनी है, लेकिन डीलिमिटेशन को बहाना बना के वो नहीं कर सकते। लेकिन आज मेरे साथ तारड़ साहब एक प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से फरवरी में इलेक्शन होंगे और इससे कुछ नहीं होता। एक चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि सिंध के कह रहे हैं कि जी हमें बताया गया था कि इस अगर सेंसस की वजह से इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जाएंगे। फिर एहसन इकबाल की वो उन्होंने सुनवाई, एहसन इकबाल जो आप कह रहे हैं कि नाराज़ होकर चले गए आपके प्रोग्राम से, बड़े बाइखलाक इंसान है। मुझे बड़ी मुझे तो हैरत है, और ऐसा कभी भी नहीं करते। मुझे भी हैरत, मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैं, वो तो बहुत ही बाइखलाक और बहुत ही अच्छे इंसान है। तो लेकिन पढ़े लिखे हो सकता है कि वो उनको एहसास हुआ है कि किस मुश्किल में जो अवाम इस मुश्किल में, शायद उनको हुकूमत से जाने के बाद अब ज़्यादा एहसास हो रहा है कि अवाम पे क्या वो करके गए पिछले 16 महीने में। एक हुकूमत थी जिसके खिलाफ वो कह रहे थे ये गलत थी, ये सिलेक्टेड थी, जो कुछ भी। आप अपना
अपनी कारकर्दगी की बात करें सर, पुरानी नहीं। तो देखिए जो बात है कि डीलिमिटेशन को ग्राउंड बना के नहीं हो सकता, ये 14 तारीख की जो दिसंबर की डेट थी इलेक्शन कमीशन ने, ये भी इलीगल है। लेकिन आप देखिए आइन तोड़ दिया, हमने पटिशन ली, अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है वो उठाएं, लेकिन सदर तो अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए तारीख दे। अब लॉ मिनिस्ट्री क्या उनको ये इसके इलेक्शन कमीशन की एडवाइस के खिलाफ कोई ओपिनियन देगी? वो तो ये कहेगी कि 90 दिन में नहीं, ये डीलिमिटेशन होना ज़रूरी है। तो अब मेरे ख्याल से सदर साहब अब उनके ऊपर ही है, उनकी पावर है, वो एक्सरसाइज करेंगे पावर, और अवाम बताएं कि वो सदर पाकिस्तान है, वो तारीख देने के मजाज है। हमने सुप्रीम कोर्ट में हम लोग चले गए, हमने कब सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो चाहिए, कि डीलिमिटेशन और कोई और किसी बहाने की वजह से इसको डिले नहीं होना चाहिए। लेकिन सारी कुव्वतें इस मुल्क में जो हैं, आप देखें जो मैटर करती हैं, वो चाहती हैं कि इलेक्शन फरवरी में हो, एक किसी ने कहा मई में होने चाहिए, ये इस तरह। लेकिन इलेक्शन कमीशन को अपना रोल करना चाहिए। उन्होंने पहले भी आइन तोड़ा, अब फिर वो आइन तोड़ना ये बिल्कुल ये आपका मौक़िफ़ है, आप इसको अदालत में लेके गए हैं। हम कब तक तवक्को करेंगे कि वहां से ये कोई फैसला आता है? इस पर मैं आपसे पूछता हूँ। आमिर इलियास राना साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर इलियास राना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कुछ देर पहले एहसन इकबाल साहब प्रोग्राम में मौजूद थे, तो उनसे महंगाई के हवाले से सवालात हुए, आवाम की मुश्किलात के हवाले से सवाल हुए, और उनकी कारकर्दगी के हवाले से सवाल हुए, लेकिन उनको पसंद नहीं आए और वो उठ के चले गए। बहरहाल हो सकता है इस वक्त किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में हो उनका जाने का, मैंने तो कोई बुरा नहीं माना, बड़े मेरे। ये जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ पा रहे, जो एक आसरा था कि एक प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल था, वो उड़ के रह गया है। तारीख पे तारीखें दी जा रही हैं, महंगाई जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो रहे हैं, ऐसी इत्तलात आ रही हैं। तो ये तमाम सूरत हाल, ये इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त है नून लीग के लिए, पीडीएम में शामिल दीगर जमातों के लिए, कि इस वक्त वो फेस करने से भी इन तमाम चीज़ों को एक उलझन का शिकार हैं, उससे घबरा रहे हैं, कतरा रहे हैं उससे। हाँ जी, बहुत शुक्रिया मसूद साहब। मैं आबिद जुबैरी साहब को सुन रहा था, मैं थोड़ा सा उस पर बात करते हुए इधर आ जाता हूँ। जी। चूंकि मैंने ये अपनी पोजीशन पहले भी की थी, जो मेरा इल्म है, जाहिर है कि इनके आगे तो हम बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लेकिन हर चीज को मतलब मिला के ही पढ़ा जाएगा। जब वो कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत ने असम्बली तोड़ी है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, अगर वो 58-2 में तोड़ते, यानी अगर कोई शख्स एतमाद का वोट ना ले सकता कायदे ऐवान के तौर पे, तो 48-5 लागू होता और सदर अपनी सवाबदीद के तहत लगाते, जैसे 58-2 भी ने कभी तोड़ने का इख्तियार। मगर अगर 58-2 भी तो अब है नहीं ना, वो तो 18वीं तरमीम की वक्त खत्म हो गई। इसीलिए मैंने कहा 58-2 को आप पढ़ें तो वो तब है जब कोई भी शख्स कायदे ऐवान के लिए कमांड हासिल ना कर सके, तो सदर मुमलिकत तोड़ने पे खुद आईनी तौर पे बाउंड हो जाते हैं और वो तोड़ सकते हैं। तो तब ये लग जाता कि सदर को डेट देनी है। आपको याद होगा सदर मुमलिकत के पिछले खत निकाल लें कि जी वो फलाने ने तोड़ी थी केपी में और फलाने ने नहीं तोड़ी थी पंजाब में, और जब केपी वाले पे आया तो सदर साहब को अपनी डेट दी हुई वापस लेनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में कि मैंने गलत दी, कि उन्हें देनी थी गवर्नर केपी को, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने तोड़ी। अगर इनकी, मैं आपको एक बात बड़ी बता दूं, सदर साहब ने 8 मिनट में असेंबली तोड़ी है, 11:50 पे प्रेसिडेंसी में। अच्छा आमिर भाई, रिसीव हुई, मामला ये है, मुझे बात, मैं इसको बंद कर देता हूं। हाँ, कर ले, 1 मिनट में 11:50 पे हुई और 11:58 पे 9 तारीख की रात प्रेस रिलीज आ चुका था विद सदर साइन, वीडियो, फोटो, सब कुछ के मैंने तोड़ दी। मैं आपको बताऊं, अगर ये सदर के पास इख्तियार क्लियर होता, उसी दिन डेट आ चुकी होती। इनको भी ये पता था कि ये मैं तारीख नहीं दे सकता, ये पार्टी का प्रेशर आया। किस तरह आया? जब हजरत साहब ने पिंडी को खुश करते हुए खामोशी रखी, 13 कवानीन वापस किए 9 तारीख को, ठीक है, और ये 2 कवानीन पे साइन नहीं किए। एक सवाल मुझे और एक सवाल मुझे आपसे करना है। इनके बेटे की तरह ट्रोलिंग की, इनकी अपनी, जिस तरह उनके बेटे फौज की ट्रोलिंग कर रहे थे, इनकी अपनी शुरू हो गई। इनको डेट देनी पड़ी, खत लिखना पड़ा। अब आपको पता है ये डेट दे देते, इन्होंने क्यों लॉ मिनिस्ट्री को खत लिखा? इसलिए कि इनको ये क्लियर है, उसी तरह जैसे इन्होंने वो ट्वीट करते हुए कहा था कि अब जिनको इसमें सजा होगी मैं उनसे एडवांस माफी मांगता हूं, क्योंकि इन्हें पता था कि कानून बन अच्छा चुका है। आमिर इलियास राना साहब, ये बताइए डेट सदर दे या इलेक्शन कमीशन दे, वॉट एवर, आइन कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। जुबैरी साहब से भी मैंने ये सवाल किया था, आपसे भी कर रहा हूं।
आइन का एक इदारा है जिसके अंदर ये फैसला हुआ है, जिसको जुबैरी साहब ने चैलेंज किया हुआ है कि जी उसमें 2 सीएम जो हैं वो इलेक्टेड नहीं थे, तो वो इदारा जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता, वो अदालत का मामला है, अदालत जाने। कोई भी फैसला दे, आइन कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। ये शिक भी तो आइन की उतनी ही ज़रूरी है जितनी दीगर शिकें ज़रूरी हैं, बल्कि ये तो एक रिटर्न ऑर्डर है आइन का कि ऐसा होना चाहिए। एक इदारे ने फैसला किया, उसके सरकमस्टेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये तो डायरेक्ट ऑर्डर है आइन का। बिल्कुल ऑर्डर है। आपको पता है 14 मई की तारीख भी डायरेक्ट ऑर्डर में थी, और मैं आपसे कहता था कि इलेक्शन नहीं होंगे, आपकी और हमारी प्रोग्राम में गुफ्तगू होती थी कि बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि ये ऑर्डर है। मुझे ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने जो 27 पेज का फैसला दिया उसमें क्या फैसला दिया है? मैंने रोका था और आपने रोका था उन्हें कि मुनीर अख्तर साहब जो फैसला तहरीर कर रहे हैं उसमें ऑर्डर ना दें, जिनकी जिम्मेदारी है उनको ना पकड़े। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है क्या? ये सारे इखलाकी तकाजे मैं और आप निभाएं? ना सर, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या नहीं किया, सवाल ये है कि क्या आइन पर अमल हो रहा है? ऐसा नहीं है मसूद साहब, बात पूरी करने दिया करें। इशू ये है कि जब उन्होंने नहीं किया, जुबैरी साहब की एप्लीकेशन किसके पास है? आइन पे इंप्लीमेंट मुख्तलिफ इदारों ने कराना है। जब इनकी एप्लीकेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं ले रहे, वो सुओ मोटो लिए बगैर इमरान खान साहब की तबीयत हाई कोर्ट अटक से मंगवा लेते हैं, और फिर उनकी बेगम की बाद में एप्लीकेशन लोग कहते हैं मंगवाई गई है ताकि कानूनी तकादा पूरा हो जाए कि जी मेरी हालत ये है। जब आप ये करते हैं, आप क्यों नहीं बुलाते 90 दिन के लिए? बुलाएं, आप अपने ऑर्डर पे इंप्लीमेंट कराएं। नहीं होता, आप कहेंगे जी ये खुदा हाफिज, ये आइन की बात सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, हम जा रहे हैं, आप बैठे भी हैं। आप कहते हैं मैंने एक मखसूस जज को इसलिए बिठाया कि मैंने लोगों को मैसेज देना है। तो मेरा और आपका काम तो इंप्लीमेंट करना नहीं है, मेरा और आपका काम तज्जिया करना है इस दायरे में रह के कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर तज्जिया वाली गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं जरा। क्या ये बात सिर्फ ये जुबैरी साहब के साथ ये एक दरखास्त दे देंगे और काफी हो जाएगा काम? ऐसे नहीं होता। बात ये है आमिर भाई कि एक तरफ से मौक़िफ़ जो आता है, दूसरी तरफ यानी डिवीज़न इतनी ज़्यादा और उस हद तक पहुंच चुकी है कि अब आइनी इदारे हों, आइनी शख्सियात हों, अहम तरीन लोग हों, यानी जो आपके मिजाज के मुताबिक बात नहीं करता, तो हमारा एक रवैया है जो हमें हर सतह पर अब नज़र आता है। तो जुबैरी साहब, एक नून लीग की तरफ से एक फ़ैसला आया है, गो के इसका कोई आइन से ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ मैं मिजाज की बात कर रहा हूँ कि मिजाज जो बन रहा है और आगे जो माहौल मुझे नज़र आ रहा है वो ज़्यादा खौफनाक नज़र आ रहा है। अब जो फैसला हुआ है वो ये कि जी अब इलेक्शन में जाना है तो हमने मौक़िफ़ क्या इख्तियार करना है। उन्होंने कहा मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए जी हम जारहाना पॉलिसी इख्तियार करेंगे। माजी में जो अहम शख्सियात रही हैं, चाहे वो अदलिया से ताल्लुक़ हो या दीगर जगहों से ताल्लुक़ हो, उनके नाम लेकर बात करेंगे और हम बताएंगे कि हमारे साथ हमारी हुकूमत कैसे ख़त्म की गई, नवाज शरीफ के साथ क्या ज़्यादतियाँ हुई। चलें, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ये भी कहा गया कि जी जो शहबाज शरीफ हैं और हमजा शहबाज वो मुफाहिमाना रवैया इख्तियार करेंगे। सर, ये जो रवैये, ये जो पॉलिसी इस वक्त सामने आ रही है, रिपोर्ट की जा रही है लंदन की बैठक की, यही पॉलिसी तो नून लीग की चलती चली आ रही थी। यही पॉलिसी अगर आगे बढ़ेगी कि जलसे होंगे जिसमें जजेस के नाम लिए जाएंगे, जर्नलिस्ट के नाम लिए जाएंगे, साबिक जर्नलिस्ट के नाम लिए जाएंगे, तो सर ये माहौल को और ख़राब करेंगे या अच्छा करेंगे? ये जो आइनी मसाइल हैं हमारे, ये जो माशी मसाइल हैं, इससे हल होंगे या इससे और दिगरगू होंगे? देखिए, हल तो कोई मसले नहीं करना चाहता। आप देखिए, मैं लेकिन इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। बात इन्होंने बड़ी सही कही, जो कि इन्होंने 58(2) का जो एग्जाम्पल दिया बिल्कुल अटमोस्ट रिस्पेक्ट, बिल्कुल गलत दिया इन्होंने। मैं माजरत के साथ ये कह रहा हूँ, क्योंकि 58(1) में ही प्रोवाइडेड है कि जब असेंबली 2 तरह से सदर तहलील कर सकते हैं। एक, वो साइन कर दें समरी पे जो प्राइम मिनिस्टर की वाइज में, कि अगर कुछ नहीं करते तो 48 घंटे में वो तहलील हो जाती है। जहाँ वो 48 घंटे में तहलील होती है तो आप सेक्शन 57 में चले जाते हैं। यही जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। जहाँ वो खुद तहलील करते हैं तो 58(2) का तो जिक्र ही नहीं है, कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात ही नहीं है और कोई शख्स नहीं ले रहा। तो ये जो इवन जो ख़त लिखा उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ने, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, वो गलत है लिखा। लेकिन नेचुरली यह सब जुडिस से मामला वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अगर जब टेकअप होगा मैं सवाल। लेकिन जो बात इन्होंने सही कही, मैं इनसे बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि जब इन्होंने, इनकी जमात ने और मुख्तलिफ जमातों ने हमले किए सुप्रीम कोर्ट के, हुक्म बदूली की नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था। मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ इनसे, मैं इनसे मुत्तफ़िक हूँ कि बिल्कुल देखें सुप्रीम कोर्ट को करना, ये सही कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये भूल रहे हैं, मैं और आप इंप्लीमेंट कराने के लिए हम सब पाबंद है। आर्टिकल 190 है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर दे तो हर इंस्टीट्यूशन इस मुल्क का पाबंद है आइन के तहत उसको इंप्लीमेंट कराने का।
तो ये इन पे जिम्मेदारी होती है। ये कहना कि जी हुकूमत पे नहीं है जिम्मेदारी, आप पे जिम्मेदारी थी आप, लेकिन आपने पार्लियामेंट में, आपने अपनी तकारीर में, लोगों ने धरने दिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर और कहा हम इन जजमेंट को नहीं मानते, हम आइन को नहीं मानते, हम कुछ नहीं। अब लोग बातें कर रहे हैं, कल से मैं देख रहा हूँ टीवी पे आके बड़े बड़े लोग जो मेरे साथ बैठ के प्रोग्रामों में कहते थे कि जी हम उस फैसले को नहीं मानते, कहते हैं अब आइन के हिसाब से 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, सिवाय ये नून लीग के जो अब कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन होगा इनके हिसाब से। तो देखिए इम्प्लीमेंट कराना जजमेंट, अगर सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं मान रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इनकी बात से। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि जो इन मसले को हल कराने का कोई इंटरेस्टेड नहीं है इस मुल्क के मसले को, आम आवाम पिस गई है और पिस रही है, और देखें सिविल नाफरमानी शुरू हो गई है। ये अल्लाह ना करे ज़ुबैरी साहब, मैं तो बहुत अभी जो मनाजिर हैं इनको देखकर और जो सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ और लोगों से सुन रहा हूँ। सर आप मैं बताऊं कराची में के इलेक्ट्रिक के दफातर पे हमले हुए हैं, जमात इस्लामी ने पीर से एक वो अनाउंस कर दिया कि जी वो एक प्रोटेस्ट करेंगे। तो अब देखिए ना, अब ये जमातें, वज़ीर आज़म बैठ रहे बिजली की तकसीमदार कंपनियों के साथ नया लाहे अमल बनाएंगे और उनसे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि वज़ीर आज़म जो भी करें, लेकिन को हल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला लोगों को रिलीफ मिले। वो क्या वजह है मसूद साहब? जी सर बताएं कंप्लीट कीजिए ज़ुबैरी साहब। जी मसूद साहब, ये बिल्कुल बैठक करते हैं, लेकिन IMF ये दूसरी चीज़ों से जो उन्होंने वादे किए हैं, जो एग्रीमेंट्स किए हैं $1 अरब के लिए जो करके आए, उसमें ये वापस नहीं ले सकेंगे। आप दुरुस्त कह रहे हैं, और मैंने अभी शुरू में भी जिक्र किया था। तो ये बैठक करते हैं, IMF कुछ नहीं कर निगरान हुकूमत को फिर पाबंद किया है जी, हमारी वजीर खजाना को फिर पाबंद किया है कि आपको एक और सर्कुलर डेट के मसले पर जरा सी भी लचक का मुजाहरा नहीं करेंगे। गैस और बिजली का जो सर्कुलर डेट है वो आपने कम करना है और आप टैक्स या सब्सिडीज की मद में कोई रियायत नहीं बरतेंगे। आमिर रियाज सलमान साहब, जैसे ज़ुबैरी साहब कह रहे हैं, अभी आईनी और कानूनी मामला मैं समझता हूँ ये अदालतें तय करेंगी। जरा सियासी हवाले से इसको देखें कि पीपल्स पार्टी कह रही है, उसको मुश्तरका मफादात कौंसिल में कहा गया, यकीन दहानी कराई गई कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। MKM ये कहती रही कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। मुस्तफा कमाल साहब हमारे शो में आए, उन्होंने बार बार कहा कि जी ये लंबी शिफ्टें लगाएं, ज़्यादा लोगों को हायर करें, इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। जमात इस्लामी कह रही है, PTI कह रही है, तमाम जमातें। नून लीग एक वाहिद जमात है जिसकी कोई प्लानिंग नहीं है कि वो इलेक्शन जल्दी हो जाएं और उनके लीडर जल्दी आ जाएं और मामला जल्दी हैं, वो चाहते हैं कि डिले हो। तो इसकी सियासी वजूहात भी हैं कोई, अगर है तो वो क्या है? एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आप इसका जवाब दीजिए कि कोई सियासी वजूहात भी है या सिर्फ ये आईनी और कानूनी वजूहात हैं? मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद। PDM में शामिल तकरीबन तमाम ही जमातें अब इलेक्शन चाहती हैं कि 90 दिन में हों, सिवाय नून लीग के। आमिर रियाज सलमान साहब, ये आईनी कानूनी मामलात अपनी जगह, इसकी सियासी इंप्लीकेशंस कितनी हैं, वजूहात कितनी हैं सियासी, कि जो महंगाई का तूफान है, जो इस वक्त लोगों की दुहाइयाँ हैं, जो इस हुकूमत की कारकर्दगी रही, फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब का वापस ना आ पाना, बार बार तारीखें देना और तारीखों के बाद उसको फिर आगे बढ़ा देना, तो इसकी सियासी वजूहात भी हैं कोई कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन देर से हों? मसूद साहब, आपके प्रोग्राम में ही ये कही थी बात, जब क्लियर हो गया कि ये मर्दमशुमारी को नोटिफाई करने जा रहे हैं, तो कहा था कि पीपल्स पार्टी की जितनी दो अमली है इस मुश्तरका मफादात की कौंसिल के इजलास में सामने आ गई, और वो आ गई। उन्होंने इत्तफाक राय भी बनवाया, उस पर मैं नहीं जा रहा। जो ज़ुबैरी साहब कह रहे हैं कि 2 निगरान वज़ीर आला थे, इस यहाँ निगरान सदर ने अजमल मियाँ साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनाया था। लिहाजा ये बातें तो बहुत लंबी बहस की हैं कि कौन निगरान, कौन कायम मकाम क्या कर सकता है। जो वज़ीर आला है वो वज़ीर आला है, और ये आगे भी होगा और आप और हम भी देखेंगे, और पहले भी होता रहा है। अच्छा, अब आप आ जाएं, जब ये 13 जमातें मुत्तफिक थी, इनमें से कोई एक जमात वो नहीं है जिन्होंने स्टैंप ना किया हो, यानी 8 तो मेंबर थे ना मुश्तरका मुफादात कौंसिल के, 4 वज़ीर आला और 4 वफाकी वजीर, बाकी सबको बिठा के मौलाना असद समेत सबसे अंगूठे लगाए, सब ने ग्रुप फोटो बनाया मुश्तरका मुफादात कौंसिल से इत्तफाक राय का। JUI ने एक दिन बयान दिया, लेकिन कल क्या बयान दिया जाके इलेक्शन कमीशन के सामने कि हम डिलिमिटेशंस पहले चाहते हैं, जो नून लीग कह रही है। पीपल्स पार्टी का मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता ना एक चावला साहब है दवा दारू वाले, उन पे हाथ आ गया, मंजूर काका पे हाथ आ गया है। ये शरायत है दोनों तरफ से, हमें रास्ता दे निगरान हुकूमत में, हमें नहीं मिल रहा तो 90 दिन है। ये दोनों एक दूसरे के नट टाइट हो रहे हैं।
किसके ज्यादा होंगे वो मैं और आप 1-1.5 हफ्ते में देख चले लेंगे मैं थोड़ी सी कि और कहाँ- तफसील बता देता हूँ, थोड़ी सी आज बता देता हूँ, बाकी कल बताऊंगा। आमिर भाई थोड़ी सी आज बता देता हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। पीडीएम में शामिल आज एमकेएम का भी मौक़िफ़ आ गया कि वो भी वो चाहते हैं कि डिलिमिटेशन हो जाए और मरदमशुमारी जो है उसके नताइज, उसका जो पूरा प्रोसेस है वो हो जाए। जेयूआई भी आ गई, इसमें नून लीग भी आ गई। लेकिन पीपल्स पार्टी का मसला, चावला साहब का आपने जिक्र कर दिया, सिर्फ चावला साहब नहीं, ये जो निगरान हुकूमत आई है इसके आने के बाद पता चला कि जो हुकूमत गई है 15 साल में ये तो करप्शन के कोई गटर में लुथड़ी हुई इसकी जो इंतजामिया थी वो थी, और इसका पूरा जो सिस्टम था जो एक हुकूमत के अंदर हुकूमत की सरपरस्ती में, सियासी लोगों की सरपरस्ती में माफियाज काम कर रहे थे, उन माफियाज के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। ये 85 लोग हैं जिनको नो फ्लाई जोन में डाल दिया गया है, और उसमें पीपल्स पार्टी के कुछ वुजरा भी, जयद वुजरा शामिल हैं जो नो फ्लाई लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। चावला साहब का आपने जिक्र सुन लिया। बलोचिस्तान में कुछ बलोचिस्तान के जो सियासी लोग हैं उनको उनकी तरफ से अब मामला ये आ रहा है कि वो जो पीपल्स पार्टी की तरफ उनका रुजू था वो रुजू नून की तरफ हो गया है, तो पीपल्स पार्टी चाह रही है कि उसे फौरी के फौरी इख्तिदार मिले। ये मामला है आमिर भाई। जी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ इसीलिए हल्का सा इशारा किया क्योंकि मैंने आना था नून की सियासत पे। जी मुझे भी पता है, मैंने इसीलिए हल्का सा जिक्र कर दिया कि आप कराची से बैठे हैं, एक दाना चावल का वहीं से डाल दिया जाए कि जनाब लोगों को मैसेज चला जाए कि ये कोई एहतसाब नहीं होने जा रहा, ये हो रहा है कि आपको वही कुछ करना है जो तय है। आपको अच्छा। सिंध हुकूमत में हिस्सा नहीं मिला, ये क्लियर है और ना मिलेगा भी। आपको आना है उस सिस्टम पे जो आप स्टैंप करके गए हैं, और आप अब जमहूरियत के नाम पे शहीदों में वो खून कटा के उंगली लगा के शामिल नहीं हो सकते। आपको पूरी तरह सपोर्ट भी करनी है, वरना आपकी सपोर्ट भी खींच दी जाएगी हर तरह से। तो ये बिल्कुल क्लियर बात है, यहाँ कोई एहतसाब नहीं होना, आप भूल जाएं। इमरान खान ने क्या किया, सवाए सिलेक्टिव लोगों को इंतकाम का निशाना बनाने के, कौन सा एहतसाब हो रहा था? वो चीख रहे हैं ना कि जी वो फिर बाद में ये हो सर गया, आप वो हो गया। नहीं, कुछ नहीं एक होने जुमला का। मुझे कह दें ताकि मैं जुबैरी साहब के पास जाऊं, वक्त कम है। नून लीग इस तरफ नहीं आ रही, इसकी कोई सियासी नून लीग वजह का भी क्या है होगा मैं या आपको नहीं? बता देता हूँ। उन्होंने बिल्कुल क्लियर तय किया कि वो आएंगे 16, 17, 18 से, कि हमारी थी गवर्नमेंट, वो हम आएंगे, उस पे हमारे थे रेट ये जब नवाज शरीफ आया था और रिजीम चेंज हुआ। इसके अलावा इनके पास कोई बयानिया नहीं है। ठीक है। नवाज शरीफ इसीलिए अपने टाइम के हिसाब से अक्टूबर में 7 अक्टूबर से 15 में आ जाएंगे ठीक है। और उन्हीं पे लड़ना है। ये जो यहाँ बैठ के 15-16 महीने रियासत बचाने के चक्कर में सियासत डुबो के चले गए हैं, ये आपको नजर भी नहीं आएंगे क्योंकि लोग ठीक इनको है। पकड़ गए। अच्छा, इनकी टाइम पिटाई कम है तो करेंगे। और जुबैरी सिर्फ साहब- ये नहीं कि नून लीग वाले, ये पीपल्स पार्टी हो या पीडीएम का हर वो वजीर, आमिर इलियास इनके राणा साथ साहब बहुत की बुरा होना है लोगों में। बहुत सारी क्वालिटीज में एक क्वालिटी ये है कि ये खबर देते हैं, और खबर देते हैं बड़े जो है उसके एंगल शेंगल सब निकाल के देते हैं, तो हवाओं का जो अंदाजा है ना रुख का वो हो जाता है। अब आप अदालत में जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, आप कुछ भी करें, जो हवाएं चल रही हैं वो आमिर इलियास राणा साहब ने बता दिया कि बादबान किस तरफ लहराएगा। क्या करेंगे अब? जी बिल्कुल, मैं तो मान गया हूँ इनको सर मैं तो मान गया हूँ ये ज़बरदस्त। और बिल्कुल देखिए ये असल सियासतदान है। मैं नहीं, सहाफ़ी है सर, आमिर सहाफ़ी। साहब तो अच्छा, मुझे नहीं मालूम ये सहाफ़ी है। अच्छा, अरे, तो जो भी है, सीनियर लेकिन सहाफ़ी अभी सियासत माशाल्लाह सहाफ़ी है, लेकिन सियासत बहुत अच्छी समझ, आला तरीन सिविल एजाज हासिल किया है आमिर भाई ने, बड़े जबरदस्त सहाफ़ी है। माशाल्लाह से, बहुत मुबारक हो इनको। मैं तो कहता हूँ इनको ऐसे लोगों को तो सियासत में भी होना चाहिए जो इतनी नज़र रखते हैं माशाल्लाह से। तो लेकिन बिल्कुल ये देखिए, मैं इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि जो बात, ये प्रैक्टिकल बात यही बता रहे हैं कि जो हो रहा है कि आप इस तय मामले हैं, आपने 16 महीने आपने एक गवर्नमेंट को हटाया, आपने गवर्नमेंट की, आप सब शामिल हुए, अब आपने जो तय मामले हैं उसकी तरह आना है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये पकड़ धकड़ हो रही है, शायद इसी वजह से हो कि आप आ जाइए जो लाइन पे, वरना आपके साथ ही होगा। लेकिन ये वक्त ही बताएगा। लेकिन हम लोग एज लॉयर्स, एज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हम आइन और कानून के साथ खड़े। हवाएं किधर की भी चलती रहें, हमने अपने आइन और कानून की बात करनी, क्योंकि बका इस मुल्क की आइन और कानून में ही है। आइन तोड़ते चले जाएंगे कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि जी इस तरह उनके मर्जी के लोग आएँ, एक लोग बाहर हो जाएँ, कोई अंदर आ जाएँ। सर ये होता रहेगा, लेकिन हमें कुछ लोगों को इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट बार वकला जो हैं वो खड़े होंगे आइन और कानून के साथ। हम अपनी बात करते रहेंगे, जिद्दोजहद करते रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, जनाब आमिर इलियास राणा साहब, और हमारे साथ एहसन इकबाल साहब भी मौजूद थे जो बीच में प्रोग्राम छोड़ के चले गए।
उनका कभी ऐसा मिजाज नहीं रहा, सुलझी हुई शख्सियत हैं। सवालात वही किए गए जो अवामी सवालात हैं, जो बनते हैं उनकी हुकूमत जाने के बाद उनकी कारकर्दगी के हवाले से, लेकिन उन्होंने मुनासिब समझा कि वो उठ के चले जाएं, उनका जवाब ना दें। हमारा दिल खुला है उनके लिए, पहले भी इज्जत पहले भी थी और आज भी थी। बहरहाल जो इस वक्त सूरत हाल मुल्क में है, बेहतर तो यही होगा कि आइन और कानून को मुकद्दम रखते हुए एक सिस्टम के तहत ही मामलात आगे चलें, लोगों के अंदर बेचैनी ख़त्म हो, सियासी इस्तेहकाम आए, माशी इस्तेहकाम आए और मुल्क तरक्की करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।